अध्याय 34। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। अपनी यादों के आधार पर टेइकियान ने स्कूल के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास स्थित इंटरनेट कैफे में बाओ जू को ढूंढा। उसकी पहचान स्पष्ट थी। पतझड़ का मौसम था, लेकिन जहां बाकी सब लोग लंबी बाजू की कमीज और पैंट पहने हुए थे, वहीं उसने स्वेटर पहना हुआ था और उसकी कुर्सी से एक मोटा कोट लटका हुआ था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे ठंड से डर लग रहा था, बल्कि इसलिए कि वो पिछली सर्दियों से यही पहन रहा था। उसके अलावा सच में कोई और ऐसा नहीं था जो ऐसा कर सकता हो। बाओ जू इस समय कंप्यूटर मॉनिटर के सामने खोया हुआ था। स्क्रीन पर उसका किरदार एक उड़ने वाली कुर्सी पर बैठा था, मुख्य शहर के ऊपर आलस से घूम रहा था। जब टेइकियान बाओ जू के पास पहुंचा तो उसे सिर की त्वचा से हल्की तैलीय गंध आई। ये तेज नहीं थी, लेकिन शायद बाओ जू के बाल झड़ने की वजह से थी, जो इतनी तेजी से कम हो रहे थे कि उसके सिर पर लगभग न के बराबर बाल बचे थे। अगर मैं उसे इंटरनेट कैफे छोड़ने के लिए मना लूं, तो मैं उसे नहाने और कपड़े बदलने के लिए कुछ पैसे जरूर दूंगा। बाओ जू, टेइकियान ने परखते हुए पूछा। पूरे 10 सेकंड तक जम जाने के बाद बाओ जू अचानक मुड़ा। उसकी आंखों के नीचे बने 2 बड़े काले घेरे अचानक झपक गए। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये पक्का करने के बाद कि वह सही आदमी है, टेइकियान बाओ जू के बगल में बैठ गया। मेरे पास एक नौकरी है, क्या तुम इसे करना चाहोगे? टेइकियान ने पूछा। बाओ जू धीरे से वापस मुड़ा और खाली नजर से मॉनिटर को घूरता रहा। इंटरनेट कैफे का मैनेजर? मुझे दिलचस्पी नहीं है। नहीं, मैनेजर नहीं, तुम्हारे अपने गेम को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर, टेइकियान ने जवाब दिया। बाओ जू ने धीरे से अपना चेहरा एक बार फिर टेइकियान की ओर घुमाया और उसे परखने लगा। आखिरकार वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सिर्फ एक आम छात्र है। मुझ पर कोई चाल चलने की कोशिश मत करो। बाओ जू को यकीन नहीं हुआ। टेइकियान अवाक रह गया और सोचने लगा कि अगर उसने कोई दूसरा पहनावा पहना होता तो शायद बात बेहतर होती। हालांकि उसका सूट अभी तक आया नहीं था। बात को लंबा न खींचते हुए टेइकियान ने अपनी जेब से 500 युआन निकाले। अगर तुम शामिल होने को तैयार हो तो ये तुम्हारी तनख्वाह के लिए अग्रिम भुगतान होगा। लाल रंग के 100 युआन के 5 नोटों को देखकर बाओ जू की आंखों में चमक आ गई। उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया कि टेइकियान सच कह रहा है। अगर यह कोई धोखा होता तो टेइकियान खुद पैसे मांगता, वह पैसे क्यों देता? इतना ही नहीं, ये 500 युआन थे। 2009 में बाओ जू जैसे किसी व्यक्ति के लिए 500 युआन एक बड़ी रकम मानी जाती थी। आखिरकार उन दिनों इंटरनेट कैफे का किराया 2-3 युआन प्रति घंटा हुआ करता था। इतना ही नहीं, हमारी कंपनी के कंप्यूटर बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस वाले हैं और उनमें डुअल मॉनिटर लगे हैं। आप जब चाहे गेम खेल सकते हैं, टेइकियान ने दृढ़ता से कहा। बाओ जू की आंखें अचानक चमक उठी। उसे पैसे भी नहीं देने थे और वह जब चाहे एक हाई एंड कंप्यूटर पर गेम खेल सकता था। क्या यह इंटरनेट कैफे से भी ज्यादा आरामदायक नहीं होगा? ये तो मानो किसी भूखी बिल्ली को छोटी मछली फेंकने जैसा था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? फिर मेरी नौकरी क्या होगी? बाओ जू ने हैरानी से पूछा। तुम्हारा काम गेम खेलना होगा। मैं तुम्हें जो पद दे रही हूँ उसका नाम है गेम टेस्टर। तुम्हें दूसरों के साथ साथ हमारे गेम भी टेस्ट करने होंगे। अगर तुम्हें कोई समस्या मिले तो मुझे जल्द से जल्द बताना होगा। बेशक, तुम डिजाइन प्रक्रिया में भी हिस्सा ले सकते हो और अपने सुझाव दे सकते हो। मुझे लगता है कि तुम इस भूमिका को बखूबी निभा सकते हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? टेइकियान ने मोहक मुस्कान बिखेरी। बाओ जू का गला कांप उठा। क्या यही वो जिंदगी नहीं थी जिसका उसने सपना देखा था? गेम खेलते हुए पैसे कमाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मैं तैयार हूँ। मैं इस पर विचार करने को तैयार हूँ। अगर सच में ऐसा ही है तो मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। बाओ जू का पहला जवाब था, मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा कि कहीं ये कोई धोखेबाज तो नहीं है। इसीलिए उसने अपने लिए कुछ समय बचाकर रखा था। वह वास्तविक कार्य वातावरण का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करेगा। टेइकियान को पूरा यकीन था कि उसने बाओ जू को मना लिया है। इतने शानदार प्रस्ताव को ठुकराने का बाओ जू के पास कोई कारण नहीं था। ठीक है, अब आपको बस इतना करना है। ये 500 युआन लो और जाकर अच्छे से नहा लो, बाल कटवा लो और कपड़े बदल लो। हमारी कंपनी शेनहुआ व्यू में है। तुम्हारी मौजूदा छवि को देखते हुए सुरक्षा गार्ड तुम्हें आवारा समझकर अंदर आने से रोक देंगे। तुम अगले 2 दिनों में काम शुरू कर सकते हो। मैं तब तक तुम्हें फोन कर दूंगा। बस उपलब्ध रहना।
तेई कियान अपनी बात पूरी करके मुड़ा और चला गया। अपने हाथों में 500 युआन को देखकर बाओ जू की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचान लिया। उसने 500 युआन को कसकर पकड़ा और अपने सामने मेज पर गिरकर रोने लगा। जैसे ही उसके आधे गंजे सिर पर मॉनिटर की रोशनी पड़ी, वह गर्माहट से चमक उठा। आसपास मौजूद सभी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हुआ क्या। क्या उसे कोई दुर्लभ उपकरण मिल गया? क्या यही उसकी खुशी का कारण था? बाओ जू को अपने साथ मिलाने के बाद तेई कियान बेहद खुश था। उसे एक और भरोसेमंद सहयोगी मिल गया था। मा यांग और बाओ जू के साथ उसके दाएं और बाएं हाथ के आदमी तय हो गए थे और अब आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तेई कियान को डर नहीं था कि बाओ जू साथ छोड़ देगा। आखिर बाओ जू ने पहले जो उम्मीद भरी मुस्कान दिखाई थी, वह झूठी तो हो ही नहीं सकती थी, और न ही वह इतने शानदार प्रस्ताव को ठुकराएगा। बस अफसोस की बात यह थी कि उसे बाओ जू जैसे प्रतिभाशाली लोग नहीं मिल पा रहे थे। तेई कियान को अभी भी ऑनलाइन लोगों को भर्ती करना था। उसने 5 मिनट में अपने मोबाइल फोन पर कुछ भर्ती संबंधी शर्तें टाइप की और उन्हें शिन हेलू को भेज दिया, ताकि वह उसकी इच्छानुसार ऑनलाइन भर्ती का नोटिस प्रकाशित कर दे। 3 पद खाली थे। पहला पद गेम डिजाइन के लिए था और इसके लिए गेम के प्रति जुनून होना जरूरी था। क्लाउड एडिटर का इस्तेमाल करने में माहिर उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा पद आर्ट डिजाइन के लिए था और इसके लिए कलात्मक प्रतिभा होना जरूरी था, ताकि वे गेम डिजाइनरों के इरादों को पूरी तरह समझ सके और आउटसोर्स टीम के साथ संवाद कर सके। तीसरा पद प्रशासनिक कार्य के लिए था और इसके लिए महिला होना जरूरी था, जिनका रूप रंग और व्यवहार शालीन हो। प्रस्तावित वेतन उद्योग के औसत से अधिक था और वास्तविक राशि पर मुलाकात के दौरान बातचीत की जाएगी। उन्हें प्रोग्रामरों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गेम केवल क्लाउड एडिटर और टेम्पलेट्स की मदद से ही पूरे किए जा सकते थे। क्लाउड एडिटर चलाना मुख्य रूप से गेम डिजाइनरों का काम था और यह केवल उनके काम करने के तरीके पर निर्भर था। विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए वे क्लाउड एडिटर के माध्यम से अनुरोध कर सकते थे, जहां विशेषज्ञ प्रोग्रामर इसे दूर से पूरा कर देंगे। उन्हें इन लोगों को फ्रीलांस आधार पर भुगतान किया जाएगा और अपने स्वयं के प्रोग्रामरों को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आर्ट डिजाइनरों को संवाद करने का कार्य भी सौंपा जाएगा। क्लाउड एडिटर में कई कला संसाधन उपलब्ध थे और वे विशिष्ट डिजाइन टीमों से अनुकूलित संसाधनों का अनुरोध भी कर सकते थे। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों को बातचीत और चर्चा करनी होगी और इन विशेषज्ञों में कलात्मक प्रतिभा होनी चाहिए, अन्यथा वे एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और कार्यकुशलता बेहद कम हो जाएगी। प्रशासनिक पदों की बात करें तो Karyalaya ko atana alisana banan ke bada, dukubasarata mahulam ko risepsanista ke torapara bardi karana koi adasayakti nahim hogi, hi na, sina hilu surfa pe kiana ki sahayaka hi nahim thim, balki karyalaya ke kai anya mamalam ki vi prabari thim, kucha prasasanika karyam ko asana banan ke lai unhim kucha prasasanika karmakari sampana usita haida. Pe kiana ki naukari ki avasiakadim bahata aspasta thim, udaharana ke lai. Gemma dezainera padam ke lai, unhan basa atana kaha de ki umidavaram ko kelam se piara hona kahi oraklada editera kalana janane valam ko prathamikata djd, yaha pravesa ki lagabaga na ke barabara bada ti, agara unhan yaha bada bahuda unchi raki hoti, tabardi kai gai loga udyoga ke anhajata varga hot ora yaha bada nahim vanati. Unhem apani avasiakatam ko kama karana parataki ve kucha sadarana umidavaram ko bi sortalista kara sakam, isake sathahai, unaki lagabaga sari tayuriam puri ho kuki thim, anaka karyalaya stana tea ho kuka de ora karyalaya ke upakarana bi jalda hai laga di jange, unhan apain kapare bithika karaliva, unik barosmanda sahayogi, ma yanga ora bao ju, maujuda the, sina hilu ne kampani ka prabandana bakubi kiada. Ne karmakaryom ki bardi puri hot hai, ve kampani ko adikari katora para kolakara munafa kamana suru kara sakatha, apain isa sanadara bhavisia ke bear mem sosakara pe kiana ka dila kusi se jumayutha, Adhyaya 35, Novel AI Studio Hamare 10,000 se adika nizulka apanyasam ko dekam. Anuvadaka, Edalasa Studiosa Sampadaka, Edalasa Studiosa Mangalavara Dapahara. Wanga Sibo Senahua Vayu K Pravesa Devara Para Pahamsi Oradanga Raha Gai, Yaha Geminga Kampani, Tengata Netavarka Technology Kampani Limiteda, Sakamuka Senahua Vayu Mem Stida T, Unhem Pada de Ki Senahua Vayu Aka Alisana Office a Building a High Ora Yaham Kama Karain Valley Kampanayam K Pasapazam Ki Koi Kami Nahim Hodi, Indara Jain Ki Himata Jutain Se Pahale Hayunaki Mulakata Kucha Pratabasali Uvakam Se Way.
Sabi lam ora suda pahane huga, purusa akarsaka the ora mahilim bahada kubasarata ora salina thim, ye senahua vayu stita akanavesa pharma mem kama karain vale yuva karmakari the, dura se hai koi bata sakata de ki loga bavisia mem safala hunch, wanga sibo ka atmavaspasa turanta thora dagamaga gaya, ve danga raha gai, saptahanta mem, unhem galati se onalena tengata netavarka technology campani limited a ki bardi ka vijnapana milada. Unhem laga ki ve avasiakatam ko kafi hata taka pura karati hayam, isali unhan apana rijum beja dia, kucha hai samaya mem unhem java bamila, java eka madira avaja valley mahila sahayaka ne unhem mengalavara ko subaha ten baj senahu avayu ki 17 vim manjila para saksatkara ke lipahunkain ko kaha, mahila sahayaka ne unhem turanta eka amela bi beja jisamem sataka stana ka vivarana de. Senahu avayu ka nama sunate hai wanga sibo danga raha gai kya yaha sabase alisana office a building a nahim ti, halanki, onalena kafi kojabina karain ke bavajuda, unhem tengata netavarka technology campani limited a ki adikarika vibaseta taka nahim mili, onalena kojabina karain ke bata hai unhem pata kala ki yahi vaha campani hai jazain, da lonali daharda roda, ora, gosta generala, gemma bane hayam. Yaha sunakara wanga sibo ko thori sarmandigi mahasusa way, unhanyi donam gemma pahale kelda, fira v unhem nahim pata daki inhem banan valley campani jingajo sahara mem stita hai. उन्हें कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली शर्तें बुरी नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास कुछ सफल गेम थे और उनका मुख्यालय शेनहुआ व्यू में था। भले ही यह अनुमान सच न हो, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर हालात बहुत खराब नहीं हुए तो ये उसकी मौजूदा कंपनी से तो बेहतर ही होंगे। हालांकि उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। हुआन सिबो ने बीच में ही अपना करियर बदल लिया था और इस क्षेत्र में आए उसे अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वो सबसे निचले पद पर था, एक प्रशासनिक योजनाकार, जिसकी मासिक तनख्वाह 1500 थी। रोजाना ओवरटाइम करने की वजह से उसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे। यही वजह थी कि जब उसे इस कंपनी की भर्ती का नोटिस मिला तो उसने इसमें काम करने का फैसला किया। अगर हुआन सिबो को अपनी मौजूदा सैलरी पर नौकरी छोड़नी भी पड़ती, तो भी उसे कम ओवरटाइम करने में कोई हर्ज नहीं होता। हालांकि वो जानता था कि उसका रिज्यूमे उतना प्रभावशाली नहीं था और इस बात की काफी संभावना थी कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। जिंगझोउ शहर के छोटे से जुआ जगत में भी उसे निचले दर्जे का ही माना जाता था और नए ग्रेजुएट की तुलना में उसका उतना स्वागत भी नहीं होता था। सूट पहने उन अमीर निवेशकों से टकराने के बाद उसे और भी हीन महसूस हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे। उसने समय देखा, वह थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। हुआन सिबो देर होने के डर से घर से जल्दी निकलकर पब्लिक बस से आया था, लेकिन ट्रैफिक जाम न होने के कारण वह जल्दी पहुंच गया। बाहर इंतजार करना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हुआन सिबो ने हिम्मत जुटाई और शानदार लॉबी में प्रवेश किया। रिसेप्शन पर अपना कारण बताने के बाद स्टाफ ने उसका नाम दर्ज किया और उसके लिए एक अस्थायी प्रवेश कार्ड बना दिया। लिफ्ट का इंतजार करते हुए हुआन सिबो का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने हाई स्कूल की परीक्षाओं से भी ज्यादा घबराया हुआ था। शायद उस जगह की बेहद ऊंची छत और भव्य डिजाइन की वजह से हुआन सिबो खुद को छोटा और बेमेल महसूस कर रहा था, और अचानक उसका हौसला पस्त हो गया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर जाने की तैयारी करते हुए हुआन सिबो की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और वह दंग रह गया। ये तो उसकी मौजूदा कंपनी का बॉस, चीफ प्लानर, ओल्ड लियू था। पिछली दोपहर ही हुआन सिबो ने ओल्ड लियू को फोन करके आपातकालीन छुट्टी मांगी थी और उन्होंने मंजूरी दे दी थी। फिर भी दोनों का आमना सामना ऐसी जगह पर हो गया। ये काफी अजीब स्थिति थी। दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हालांकि चूंकि उनका आमना सामना हो ही गया था, तो ये कहना भी ठीक नहीं था कि उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं। इसके अलावा दोनों को ये भी पता था कि वे इस जगह पर क्यों आए हैं। दोनों ही तेंगदा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड में इंटरव्यू देने आए थे। ओल्ड लियू को देखकर हुआन सिबो को यकीन हो गया कि उनका इंटरव्यू अभी अभी खत्म हुआ है। दोनों एक ही प्रक्रिया में भाग लेने वाले थे। हुआन सिबो के पास बातचीत शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। भाई लियू। बूढ़े लियू का चेहरा काफी गंभीर था। साफ था कि उनका मूड ठीक नहीं था। वे तेंगदा के कार्य वातावरण से बेहद खुश थे। हालांकि साक्षात्कार लेने वाले उस नौजवान ने उनसे वापस आकर उनके फोन का इंतजार करने को कहा था। इसके अलावा उनकी अनौपचारिक बातचीत के दौरान युवा और बेबाक इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दिवास्वप्न देख रहा हो।
इस बात की पूरी संभावना थी कि वह इस इंटरव्यू में असफल हो गया था। इसी वजह से ओल्ड लियू नाराज थे। जिंगझोउ शहर के गेमिंग जगत में मेरे जैसे अनुभवी और काबिल व्यक्ति मिलना मुश्किल है। फिर भी वही युवा और बेबाक इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर रहा है। वह जरूर कोई अमीर खानदान का वारिस होगा जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए आया है। ऐसी कंपनी का तो देर सवेर नाकाम होना तय है। जाहिर है उनके भावों में थोड़ी कड़वाहट भी थी। हुआंग सिबो से अचानक मुलाकात होने पर ओल्ड लियू और भी ज्यादा नाराज हो गए। पिछले 6 महीनों से जब से हुआंग सिबो ने इस उद्योग में कदम रखा था, वह हमेशा ओल्ड लियू के माथत ही रहा था और वह हर काम में नाकाम था। इसी वजह से ओल्ड लियू हमेशा गुस्से में रहते थे और हुआंग सिबो को तब तक जाने नहीं देते थे जब तक कि वह अपना सारा काम पूरा नहीं कर लेता था। जब ओल्ड लियू नाखुश थे तो उन्होंने हुआंग सिबो का काम और भी बढ़ा दिया। फिर भी यह मूर्ख नौकरी छोड़ने की सोच रहा था, उसी जगह पर जहां वह खुद था। क्या इस आदमी को अपनी औकात भी पता है? ओल्ड लियू रूठ गए। यहाँ बहुत काम है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए आने का समय है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मौजूदा काम बहुत कम है। वापस जाकर डेटा सेट को फिर से तैयार कर लेना। मुंह फुलाकर ओल्ड लियू चले गए। हुआंग सिबो को लगा कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इस जगह पर इतना काम है कि वे ओल्ड लियू जैसे अनुभवी प्लानर को भी नहीं रखना चाहते। अगर ऐसा है तो वे मुझ जैसे नए आदमी को तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसके अलावा ओल्ड लियू वापस जाने के बाद उसका काम और भी बढ़ा देंगे। फिर भी हुआंग सिबो अपने बॉस से इस बारे में शिकायत भी नहीं कर सकते थे। अगर वह शिकायत करता, बॉस, ओल्ड लियू चुपके से दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने गया है। अगर बॉस पूछता, तुम्हें कैसे पता चला, तो क्या उसे जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू के लिए जाते समय उससे टकरा गया था। ये ठीक नहीं होता, वरना उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह नौकरी छोड़ सकता था और अपनी बचत से धीरे धीरे दूसरी नौकरी ढूंढ सकता था। अगर उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता तो उसे यही करना पड़ता। ये सारे विचार हुआंग सिबो के दिमाग में कौंध गए। सोचते सोचते लिफ्ट 17वीं मंजिल पर पहुंच गई। लिफ्ट से उतरते ही हुआंग सिबो की नजर टेंगडा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के साइन बोर्ड पर पड़ी। अंदर झांकते ही वो चौंक गया। ये जगह तो हद से ज्यादा शान शौकत वाली है। विशाल फ्रंट डेस्क के पीछे 2 खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट इंतजार कर रही थीं। और वे जुड़वा थीं। हालांकि जिंझोउ बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। कंपनी के लिए फ्रंट डेस्क पर जुड़वा बहनों का होना कोई छोटी बात नहीं थी। ये कंपनी की ताकत का साफ संकेत था। हुआंग सिबो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। जब तेई कियान भर्ती कर रहा था तो उसने ज्यादा सोचा नहीं था और बस 2 खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट को फ्रंट डेस्क पर बिठाना चाहता था। लेकिन शिन हेलू ने कहीं से जुड़वा बहनों को ढूंढ निकाला और दावा किया कि इससे कंपनी की छवि बेहतर होगी। तेई कियान स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही बाजार में प्रशासनिक पद के लिए सबसे ज्यादा वेतन की पेशकश की। दोनों को 5,000 मासिक वेतन। हालांकि यह ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन 2009 में जिंझोउ में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट का औसत वेतन लगभग 2,000 था। चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों न हो, 3,000 ही अधिकतम सीमा होती। तेई कियान द्वारा इसे बढ़ाकर 5,000 करना एक उदार प्रस्ताव माना गया। हालांकि वह वेतन को 10,000 तक बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं करता ताकि वह अपना पैसा और भी तेजी से खर्च कर सके। लेकिन यह अतिशयोक्ति होती। भले ही वे खूबसूरत जुड़वा बहनें हों, रिसेप्शनिस्टों को 10,000 मासिक वेतन देना तर्कसंगत नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम इसे स्वीकार नहीं करता। अध्याय 36। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक, एटलस स्टूडियो। संपादक, एटलस स्टूडियो। सचमुच जुड़वा बहनों ने अपना मकसद पूरा कर लिया था, जिससे हुआंग सिबो अंदर आते ही दंग रह गया। क्या ऐसी रिसेप्शनिस्ट रखने वाली कंपनी के पास पैसों की कमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। बस अफसोस की बात यह थी कि इस कंपनी की जरूरतें इतनी ऊंची थीं कि उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वरना अगर वह दूसरों को बताता कि वह शेनहुआ व्यू में काम करता है और फ्रंट डेस्क पर 2 खूबसूरत जुड़वा रिसेप्शनिस्ट हैं, तो वे जरूर उससे ईर्ष्या करते। हुआंग सिबो ने फिर काम करने की मेजों को देखा। एक बार फिर वह चौंक गया। सारी मेजें बहुत बड़ी थीं। सारी मेजें एक दूसरे से इतनी दूर क्यों रखी थी? क्या इस जगह का किराया मुफ्त था या क्या? मेजों के बीच लगभग बैडमिंटन खेला जा सकता था।
हर मेज पर 2 बड़े और महंगे मॉनिटर लगे थे, एक नजर में ही पता चल जाता था कि ये महंगे सामान हैं। खिड़की के पास पौधों की कतारें थीं। हर पौधा महंगा लग रहा था और एक माली भी उनकी बड़े प्यार से देखभाल कर रहा था। हुआंग सिबो को ऐसा लगा जैसे वह किसी किशोर आइडल ड्रामा में आ गया हो। कंपनियों को उनमें इसी तरह दिखाया जाता था, हालांकि वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती थी। फिर भी उसे इस बात का अफसोस था कि इस कंपनी की ऊंची आवश्यकताओं के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। वह रिसेप्शन की ओर बढ़ा और अपना नाम बताया। चूंकि वह यहाँ आ ही गया था, तो क्यों न पूरी प्रक्रिया पूरी कर ले। मुझे एक पल दीजिए, मैं इंटरव्यू लेने वाले को सूचित करती हूँ। बाईं ओर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी सेवा तो शानदार थी ही, उसकी मुस्कान भी उतनी ही मनमोहक थी। कृपया मेरे साथ आइए। एक दमकती मुस्कान लिए रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई और हुआंग सिबो को अंदर ले गई। उसे आश्चर्य हुआ कि कंपनी कुछ हद तक खाली थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया चिंता की थी। उसे लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ। हालांकि जब उसने कंपनी का आंतरिक सज्जा देखा, तो उसे पता चल गया कि ऐसा नहीं था। भला कौन सा धोखेबाज इतना खर्च करेगा? धोखेबाज भी क्या वे मुनाफे के बारे में नहीं सोचते? इस स्थिति को देखते हुए उन्हें अपना निवेश वसूलने के लिए कितने लोगों को धोखा देना होगा। इससे स्पष्ट था कि यह कंपनी दिखावटी अमीरी नहीं दिखा रही थी। यह एक नई कंपनी थी जिसे किसी अमीर व्यक्ति ने खोला था, संभवतः क्लाउड गेम्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। हुआंग सिबो को पूरा विश्वास था कि उसने सारी सच्चाई का पता लगा लिया है। अतिथि कक्ष में पहुंचकर उसने सोफे पर एक युवक को बैठा पाया। उसके चेहरे की बनावट नाजुक थी और उसने सूट पहना हुआ था। देखते ही हुआंग सिबो को हीन भावना का अनुभव हुआ। वह पोशाक तो उस निवेश फर्म के उन युवकों की पोशाक से भी कहीं ज्यादा महंगी लग रही थी जिनसे वह थोड़ी देर पहले बाहर टकराया था। दरअसल हुआंग सिबो उस सूट की कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। फिर भी उसे पूरा यकीन था कि यह उसकी कल्पना से परे ही होगा। हुआंग सिबो ने कुछ और गेमिंग कंपनियों में इंटरव्यू देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सब कुछ बहुत ही अनौपचारिक था। यहाँ तक कि इंटरव्यू लेने वाले भी सिर्फ अंडरवियर और बनियान पहने हुए थे। वे इंटरव्यू के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से कुछ देर पहले तक अपने अपने डेस्क पर ही थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यह इंटरव्यू लेने वाला बिल्कुल भी आम आदमी नहीं लग रहा था। इससे हुआंग सिबो घबरा गया। हुआंग सिबो, है ना? बैठिए, मैं टेंगडा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष पेई कियान हूँ। दूसरी तरफ से युवक खड़ा हुआ और उसने हुआंग सिबो से हाथ मिलाया। सामने वाले की इतनी दोस्ताना व्यवहार देखकर हुआंग सिबो की आवाज कांप रही थी। हाँ हाय, बॉस पेई, घबराए मत, हम बस यूं ही बातचीत कर रहे हैं। लीजिए, चाय पीजिए। पेई कियान ने हुआंग सिबो के सामने एक शुद्ध चांदी का चाय का प्याला रख दिया। हुआंग सिबो ने रखे हुए शुद्ध चांदी के चाय के सेट को देखा और उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सका। हालांकि उसने पेई कियान को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन इससे उसकी कल्पना पर कोई असर नहीं पड़ा। एक प्रतिभाशाली युवा, जिसने 2 गेमों को इतनी बड़ी सफलता दिलाई है। चाय पीते और चाय के सेट को संभालते हुए उसका सहज रवैया देखिए। ये दिखावा नहीं हो सकता। ये सचमुच ऐसा व्यक्ति है जिसे पैसे की परवाह नहीं है। हुआंग सिबो को लगा कि बॉस पेई की नजरों में चांदी का चाय का प्याला कागज के प्याले से कम नहीं था। इससे हुआंग सिबो को अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। सरल शब्दों में अपने कार्य अनुभव के बारे में बताए, पेई कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग सिबो का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका मुंह सूखने लगा। हालांकि उसने अपनी घबराहट को दबाने की पूरी कोशिश की और संक्षेप में अपने कार्य अनुभव के बारे में बताया। ऐसा करते समय वह हकलाया और कुछ बातें गलत बोल दी, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। पेई कियान चाय की चुस्की लेते हुए सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिससे उसके मन की बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हुआंग सिबो का दिल बैठ गया। मैं तो गया काम से। वह जरूर सोच रहा होगा कि मेरा अनुभव बहुत कम है। बॉस पेई मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। क्या वह इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं अपनी औकात नहीं जानता, फिर भी अपनी काबिलियत के बावजूद इस इंटरव्यू में बैठने की हिम्मत कर रहा हूँ। चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी लिए हुआंग सिबो ने जैसे तैसे अपना परिचय पूरा किया। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाए। शानदार, हुआंग सिबो का परिचय सुनकर पेई कियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शानदार, हुआंग सिबो को लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। क्या यह उल्टा मनोविज्ञान था? उसने अपनी पिछली कंपनी में 6 महीने काम किया था और वह लगभग और लियू का एक मामूली कर्मचारी था जो सबसे बुनियादी काम करता था।
वह कार्य अनुभव न के बराबर था। फिर भी बॉस पेई ने इसे शानदार कहा। उनका क्या मतलब था? क्या वह मुझ पर हंस रहे हैं? एक पल के लिए हुआन सिबो को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। हुआन सिबो के हाव भाव देखकर पेई कियान समझ गया कि उसने कुछ गलत समझा है, इसलिए उसने जल्दी से समझाने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि आपकी योग्यताएं हमारी कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कब से काम शुरू कर सकते हैं? क्या मैं परसों? हुआन सिबो ने एक अनौपचारिक तारीख बता दी। वैसे भी उसके जैसा मामूली आदमी जब चाहे इस्तीफा दे सकता था, उसे कोई काम सौंपने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छा, तो परसों काम पर आ जाए। हमारे आधिकारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले अपना इस्तीफा दे दीजिए। तो वेतन और भत्तों के बारे में क्या? आपके मन में क्या है? तेई कियान ने पूछा। वेतन और भत्तों? अपनी पिछली कंपनी में हुआन सिबो को 1500 प्रति माह का सबसे कम वेतन मिल रहा था, जिसमें कोई बीमा या किराया भत्ता शामिल नहीं था। यह उसके लिए बिना कुछ बचत किए गुजारा करने के लिए पर्याप्त था। अगर उसे यहाँ काम करने का मौका मिलता, तो वह सिर्फ काम के माहौल से ही कमा रहा होता। वेतन के मामले में अगर उसे यथास्थिति बनाए रखने को मिल जाए तो वह ठीक रहेगा। हालांकि दोबारा सोचने पर हुआन सिबो को लगा कि चूंकि वह नौकरी बदल रहा है, इसलिए उसे वेतन वृद्धि की मांग करनी चाहिए। अब जबकि उसके पास 6 महीने का कार्य अनुभव था, उसे लगा कि अतिरिक्त 400 युआन मांगना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ऐसा है तो अगर वह इसे बढ़ाकर 2000 कर दे तो। इस रकम के बारे में सोचते ही हुआन सिबो को लगा जैसे वह कुछ ज्यादा ही मांग रहा हो। खैर, चूंकि वे इस विषय पर बात कर ही रहे थे, हुआन सिबो ने एक अंदाज में पूछा, 2000 युआन प्रति माह? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको लगता है कि यह ठीक रहेगा? चिंता मत कीजिए बॉस पेई, मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा और ओवरटाइम की बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। तेई कियान ने धीरे से आह भरी और सिर हिलाया। हुआन सिबो का दिल बैठ गया। क्या बात है? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया? आह, सच में ये बहुत ज्यादा है। हुआन सिबो केवल तेई कियान के मान कम करने का इंतजार कर सकता था। उसके लिए जब तक ये बहुत कम न हो, वह शर्तें मान लेगा। उंगली हिलाते हुए तेई कियान ने कहा, लो, मैं हिसाब लगा देता हूँ। हुआन सिबो ने घबराकर सिर हिलाया। वह जानता था कि यह प्रस्ताव कम करने का एक आम तरीका है। तेई कियान ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। जिंगझोउ में एक जगह किराए पर लेने का खर्च लगभग 1000 प्रति माह होगा। ये बहुत ज्यादा नहीं है ना? खाने पीने का खर्च एक आम महीने में 800 खर्च होंगे, जिसमें दूसरों को खाना खिलाना भी शामिल है। ये बहुत ज्यादा नहीं है ना? विश्वविद्यालय के छात्र भी अपने रहने सहने के भत्ते पर इससे ज्यादा खर्च करते हैं। आपको हर महीने कुछ नए कपड़े भी खरीदने होंगे, वह भी 300। ये बहुत ज्यादा नहीं है ना? बिजली के बिलों का क्या? दैनिक जरूरतें, वह भी 200। ये बहुत ज्यादा नहीं है ना? ट्रैफिक का खर्च 100 प्रति माह, ये तो सस्ता माना जाता है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो तो आपको उसके लिए समय समय पर मेकअप खरीदना होगा, वह भी हर महीने 300 का खर्च होगा। युवाओं को अपनी पूरी सैलरी खर्च नहीं करनी चाहिए। 500 की बचत कैसी रहेगी? देखिए, ये तो पहले ही 3000 से ज्यादा हो गया है। ये करों के बाद की राशि है। हमारी कंपनी राष्ट्रीय भर्ती दिशा निर्देशों का पालन करती है और हम करों, बीमा कवरेज और किराए के भत्ते का ध्यान रखते हैं। आपके खर्चों को पूरा करने के लिए आपको करों से पहले 3500 कमाने होंगे। इसके अलावा हमारी कंपनी ने ये भी वादा किया है कि हम उद्योग की अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर वेतन और लाभ प्रदान करेंगे। चलिए इसमें 500 और जोड़ देते हैं। ये बिल्कुल उचित है। तो मासिक वेतन 4000 कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 37 नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। तेई कियान ने उंगली हिलाकर हुआन सिबो को सारी बातें इस तरह बताईं कि वह सुनकर दंग रह गया। इस तरह की उल्टी सौदेबाजी ने हुआन सिबो को पूरी तरह से चौंका दिया। 4000, ये तो उसकी उम्मीद से दोगुना था। क्या बॉस तेई के साथ कुछ गड़बड़ थी, या अमीर लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं? हुआन सिबो का मुंह खुला रह गया और वह काफी देर तक चुप रहने के बाद बोला, ठीक है। तेई कियान मुस्कुराया। चिंता मत करो, नए कर्मचारियों की शुरुआती तनख्वाह स्वाभाविक है। अगर तुम मेहनत करोगे तो हम तुम्हें भविष्य में हर महीने तनख्वाह बढ़ाने का मौका देंगे। तनख्वाह? हुआन सिबो को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। ठीक है, फिर हम इस बारे में फैसला करेंगे।
पेई कियान खड़ा हो गया। परसों आना याद रखना। टेंगडा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तुम्हारा स्वागत करती है। उद्धरण चिन्ह ... रिसेप्शनिस्ट ने हुआंग सिबो को विदा किया। पेई कियान खुश था, उसे एक और योग्य कर्मचारी मिल गया था। हुआंग सिबो के बैठते ही पेई कियान को यकीन हो गया कि यही वो व्यक्ति है जिसे वह चाहता था। मेहनती, लेकिन ज्यादा होशियार नहीं। यही तो एकदम सही कर्मचारी था। जहां तक 4000 के वेतन की बात है, वह भी उचित था और सिस्टम को उसमें कोई कमी नहीं दिखी। उदाहरण के लिए, पहले आवेदन करने वाला मुख्य योजनाकार लियू पेई कियान की आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। इस बारे में सोचने के बाद पेई कियान ने साक्षात्कार के बारे में अपने विचार उनके रिज्यूमे पर लिखना शुरू कर दिया। मुख्य योजनाकार लियू के रिज्यूमे पर उन्होंने यही लिखा था, अनुभव से भरपूर लेकिन सोच पुरानी। उनकी पारंपरिक मानसिकता में रचनात्मकता की कमी है और वे गेम बनाने को किसी अन्य साधारण नौकरी की तरह समझते हैं। उनमें गेम के प्रति जुनून की कमी है और वे एक नया गेम बनाने का काम नहीं संभाल सकते। नियुक्ति के योग्य नहीं। हुआंग सिबो के रिज्यूमे पर उन्होंने यही लिखा था, एक नवागंतुक जिसकी सोच क्रांतिकारी है। उनमें गेम के प्रति जुनून है और वे मेहनती और लगनशील भी हैं। उनके खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें 4000 के शुरुआती वेतन पर नियुक्त किया जाता है। अपनी टिप्पणियां नोट करने के बाद पेई कियान बेहद संतुष्ट थे। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम को इससे कोई समस्या नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सफलता उनकी आंखों के सामने थी। एक सप्ताह बहुत जल्दी बीत गया। देखते ही देखते फिर से शुक्रवार आ गया। पेई कियान विश्राम कक्ष में सोफे पर लेट गए। उन्हें बहुत अधिक चाय पीने से थोड़ा पेट फूला हुआ महसूस हो रहा था। हालांकि चाय की पत्तियों का पसीना सोखने वाला असर इतना जबरदस्त था कि वह दोपहर की झपकी भी नहीं ले पा रहा था। एसी आरामदायक तापमान पर चल रहा था और पेई कियान अपने 5 अंकों की कीमत वाले सूट में आराम से इधर उधर लुढ़क रहा था। सूट पहनते समय पेई कियान ने खुद को बार बार याद दिलाया कि वह अपने शरीर पर सैकड़ों डॉलर के नोट पहने हुए है। हालांकि इस समय पेई कियान को यह एक साधारण पोशाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। आखिरकार हर बार जब वह उन्हें कुछ समय के लिए पहनता था तो शिनहेलू उसके अपार्टमेंट में आती और उसके सभी पुराने सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए पैक कर देती थी। चाहे वह उन्हें पहने या न पहने, या पहनने की अवधि कितनी भी हो, सफाई के बाद वे सभी एक जैसे ही होते थे। अगर ऐसा था तो वह उन्हें जब चाहे पहन सकता था। अगर वे फट जाते तो वह उन्हें फिर से खरीद लेता। पेई कियान को लग रहा था कि उसका वजन बहुत बढ़ गया है। इस दौरान वह छात्रावास नहीं लौटा था और अपने अपार्टमेंट में रहने का आदी हो गया था। वह अब उस 6 लड़कों के पिंजरे जैसे छात्रावास में एक दिन भी और बिताने की कल्पना नहीं कर सकता था। उसके अन्य सहपाठियों को हल्का फुल्का पता था कि वह अपने व्यवसाय में कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका एक कारण ये था कि वे प्रथम वर्ष के छात्र होने के कारण ही पढ़ाई में व्यस्त थे। वे अभी भी स्कूली जीवन और आसपास घूमती खूबसूरत लड़कियों के प्रति आशा से भरे हुए थे। इसलिए उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं था। दूसरी ओर इसका एक कारण ये भी था कि पेई कियान उनके सामने दिखावा नहीं करता था और उन्हें नहीं लगता था कि पेई कियान कोई सफल व्यक्ति होगा। आखिरकार हर साल कुछ छात्र ऐसे होते थे जो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। हालांकि वे निराश होकर वापस लौट आते थे। व्यवसाय शुरू करना जोखिम भरा और लाभदायी दोनों होता था। हालांकि ज्यादातर लोग केवल जोखिम भरे पहलू का ही अनुभव कर पाते थे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कई वर्षों तक काम किया था और उद्योग में उनके अच्छे संपर्क थे, उनके भी व्यवसाय शुरू करने में असफल होने की संभावना थी। उन गरीब छात्रों की तो बात ही छोड़िए जिनके पास ये संसाधन नहीं थे। जाहिर है पेई कियान अपने इन सहपाठियों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश भी नहीं करता। वह तो जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहा था। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग जो व्यापार शुरू करते हैं वे अंत में असफल ही हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं शुरू से ही असफल होने का लक्ष्य रखूं तो क्या होगा? अगर मैंने व्यापार इसलिए शुरू किया हो कि वह असफल हो जाए तो क्या ये लक्ष्य हासिल करना ज्यादा आसान नहीं होगा? देखो, सोच बदलने से कठोर वास्तविकता भी खुशियों से भर सकती है। उस सप्ताह के दौरान पेई कियान ने लगातार कुछ और उत्कृष्ट कर्मचारियों की भर्ती की। उनमें बाओजू और हुआंग सिबो भी शामिल थे। एक संक्षिप्त गणना के अनुसार 30 रिक्तियां पेई कियान की कल्पना से कहीं अधिक तेजी से भर गईं। उन्होंने शुरू में 1 महीने के दौरान धीरे धीरे भर्ती करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रक्रिया कुछ ज्यादा ही सुचारू रूप से चली। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जिंगझोउ जैसी जगह में गेमिंग कंपनियां बहुत कंजूस थीं। हालांकि
ये भी सामान्य था। गेमिंग कंपनी जितनी छोटी जगह में स्थित होती थी वह उतनी ही कंजूस होती थी। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझोउ जैसी जगहों में गेमिंग कंपनियां हर जगह मौजूद थीं। यदि कर्मचारी काम से असंतुष्ट होते तो वे आसानी से नौकरी छोड़कर कहीं और काम करने जा सकते थे। इसी कारण वहां के मालिक कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव डालने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि जिंगझोउ जैसी छोटी जगह में स्थिति अलग थी। वहां गेमिंग कंपनियां बहुत कम थीं और मालिक एक दूसरे को जानते भी थे और कभी कभी साथ में ड्रिंक्स के लिए मिलते थे। अगर कोई अपनी मौजूदा नौकरी से बहुत नाखुश होकर उसे छोड़ना भी चाहता है तो उसे अगली नौकरी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। बीजिंग और शंघाई में तो उन्हें कहीं और नौकरी मिल ही जाएगी, बस थोड़ा समय लगेगा। और अगर नहीं भी मिली तो उन्हें बस अपनी उम्मीदें और वेतन कम करना होगा और उन्हें कुछ समय के लिए कोई अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन जिंगझोउ में ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ ही कंपनियां हैं। ऐसे में कोई कितनी बार नौकरी बदल सकता है। इसके अलावा बॉस एक दूसरे को जानते थे। अगर उनमें से कोई एक नाराज हो जाता तो दूसरी कंपनियां भी उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी। ऐसे में ज्यादातर बॉस कर्मचारियों का शोषण करते थे। हुआंग सिबो इसका एक सटीक उदाहरण था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोगों में असंतोष भरा हुआ था। जैसे ही उन्हें पता चलता कि कोई नई कंपनी भर्ती कर रही है, चाहे वह कंपनी भरोसेमंद हो या न हो, वे तुरंत कोशिश करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन हाँ, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पेकियान के भर्ती नोटिस में जरूरतें बहुत कम थीं। अंत में एक सप्ताह के भीतर ही 30 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके पास केवल 6 रिक्तियां ही बची। इतना ही नहीं, मौजूदा कर्मचारी संरचना को देखते हुए वे तुरंत काम शुरू कर सकते थे। काम शुरू करने के समय के बारे में पेकियान अपेक्षाकृत सहज थे। यदि वे पर्याप्त लोगों की भर्ती नहीं कर पाते और इस कारण काम शुरू नहीं कर पाते तो व्यवस्था को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यदि भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद भी काम शुरू नहीं होता तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता। काम शुरू करने के समय के बारे में सोचते ही उन्हें अपने अतिथि कक्ष के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आइए। इस समय जो भी अंदर आने से पहले दस्तक देता वह निश्चित रूप से सहायक शिन या मायांग ही होता। और सचमुच मायांग ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। आइए आइए, चाय पीजिए। पेकियान सोफे पर आराम से लेट गई और मायांग को चाय पीने का इशारा किया। चांदी के कप को पकड़े हुए मायांग ने ध्यान से एक घूंट लिया। तुरंत ही उन्हें चाय की ताजगी भरी सुगंध और मीठा स्वाद महसूस हुआ। हालांकि उन्हें चाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक घूंट से ही पता चल गया कि यह महंगी चाय है। ये पैसे का स्वाद था। भाई कियान, आप तो वाकई बहुत कुशल हैं। आपने कुछ ही दिनों में सब कुछ निपटा दिया। तो भर्ती प्रक्रिया कैसी चल रही है? मायांग ने चिंता से पूछ। अध्याय 38। नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। बुरा नहीं है, क्या तुम उनके रिज्यूमे देखना चाहोगे? पेकियान ने कॉफी टेबल पर रखे रिज्यूमे का ढेर लापरवाही से मायांग की ओर फेंक दिया। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? मायांग उत्सुक हो गया। जरूर, देख लो, पेकियान ने जवाब दिया। पेकियान ने मायांग को रिज्यूमे देखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह भविष्य में उसे अपने काम का कुछ हिस्सा सौंपना चाहता था। एक तरफ मायांग पेकियान का सबसे भरोसेमंद सहायक था, दूसरी तरफ मायांग के पेकियान का कुछ काम संभालने से कंपनी और भी तेजी से बर्बाद हो सकती थी। मायांग ने लगभग 20 रिज्यूमे एक एक करके देखे। उलझन भरे भाव से उसने उन्हें एक बार फिर देखा। उसकी उलझन स्वाभाविक थी। वास्तव में अगर वह उलझन में नहीं होता तो यह असामान्य होता। पेकियान ने जिन्हें भी भर्ती किया था वे सब बेवकूफ थे। अपने रिज्यूम को सजाने संवारने की भी एक सीमा थी। उदाहरण के लिए हुआंग सिबो को ही ले लीजिए। उन्होंने इस उद्योग में आधा साल ही बिताया था और अपनी पिछली कंपनी में योजनाओं को लागू करने का काम करते थे। सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें बस काम की प्रगति पर नजर रखने, डेटा व्यवस्थित करने या दस्तावेज भेजने का काम सौंपा गया था। असल में उन्हें खुद योजना का मसौदा लिखने का मौका भी नहीं मिलता था। इसके बजाय एक अनुभवी डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए योजना के मसौदे को संपादक के माध्यम से संपादित करके उन्हें ही लागू करना पड़ता था। अगर उन्हें कोई समस्या आती तो वे उसे खुद ठीक नहीं कर सकते थे और उन्हें मसौदा तैयार करने वाले मूल डिजाइनर से सलाह लेनी पड़ती थी। मायांग ने सारी जानकारी देखी और पाया कि किसी भी कर्मचारी ने पहले कभी मुख्य डिजाइनर की भूमिका नहीं निभाई थी। सभी को बस छोटे मोटे काम सौंपे गए थे। भला ये देखकर कोई हैरान क्यों नहीं होगा
भाई कियान, क्या मुख्य डिजाइनर को नियुक्त करना मुश्किल है, या हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए? शायद हमें किसी हेडहंटिंग फर्म की मदद लेनी चाहिए ताकि कोई हमें अपने यहाँ ला सके। मा यांग असमंजस में थे। उन्हें पता था कि नियुक्त किए गए सभी कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा सहायक ही बन सकते हैं। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कोई भी गेम के डिजाइन का नेतृत्व कैसे कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा था कि मुख्य डिजाइनर की नियुक्ति में कुछ गड़बड़ है और सवाल किया था कि क्या ये प्रस्तावित वेतन कम होने की वजह से है। तेई कियान ने गुस्से से सिर हिलाया। नहीं, मुख्य डिजाइनरों ने आवेदन किया था, लेकिन मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मा यांग अचंभित रह गया। क्यों? क्योंकि वे हमारी जरूरतों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। तेई कियान खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा ताकि वह असाधारण रूप से प्रभावशाली लगे। सबसे पहले, उन सभी मुख्य डिजाइनरों के साथ एक गंभीर समस्या है, और वो है पुरानी सोच। उनका दिमाग अतीत के तरीकों से सीमित हो गया है और वे कुछ भी नया सोचने में असमर्थ हैं। गेमिंग उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां प्रगति के लिए हमें प्रेरित लोगों की आवश्यकता है। अगर मुख्य डिजाइनर में रचनात्मकता की कमी है, तो क्या हमारा गेम अच्छा हो सकता है? इसके अलावा, उन सभी मुख्य डिजाइनरों ने उच्च वेतन की मांग की। उनकी पेशकश की तुलना में ये पूरी तरह से बेमेल है। वर्तमान में एक मुख्य डिजाइनर का वेतन लगभग 8,000 है। यह एक सामान्य कर्मचारी के वेतन का लगभग 3 गुना है और हमारे वित्त पर बोझ के अलावा कुछ नहीं है। बेशक, इसका मुख्य कारण यह है कि वे जो पेशकश करते हैं वह बहुत कम है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेलों के प्रति उनका जुनून लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। युवाओं को अपने जुनून के चरम पर होना चाहिए और अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ये सभी मुख्य डिजाइनर 30 वर्ष की आयु के हैं और वे केवल इसी बात से चिंतित हैं कि एक स्थिर नौकरी। उनमें से कई तो फैंटेसी वर्ल्ड में अधिकतम लेवल का अकाउंट भी नहीं बना पाते। बताए, क्या ये खेलों के प्रति जुनून की घोर कमी है या कुछ और? मा यांग हैरान था। सचमुच, ऐसा लगता है कि इन लोगों में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन इनके बिना हमारे गेम डिजाइन का नेतृत्व कौन करेगा? मा यांग को अभी भी लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। तेई कियान ने अपनी छाती थपथपाई। मा यांग हिचकिचाया। भाई कियान, मुझे स्वाभाविक रूप से आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। लेकिन आप बॉस हैं। मुझे लगता है कि आपको वास्तव में एक सक्षम मुख्य डिजाइनर की जरूरत है जो आपकी मदद कर सके। नहीं तो गेम लॉन्च करते समय हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तेई कियान ने सिर हिलाया। क्या मैं किसी मुख्य डिजाइनर की मदद ले लूं? क्या वो मेरे गेम डिजाइन की सारी गलतियां तुरंत नहीं पकड़ लेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तेई कियान का चेहरा सख्त था। मेरे पास पहले से ही एक मददगार है। वो हुआंग सिबो बुरा नहीं है। हुआंग सिबो। मा यांग को धुंधला सा याद आया कि उसने ये नाम कहीं देखा था, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था कि कहाँ। आखिर वो 20 से ज्यादा बेवकूफों के साथ काम कर चुका था। किसी एक बेवकूफ को याद रखना वाकई आसान नहीं था। पन्ने पलटते हुए उसे जल्द ही हुआंग सिबो की जानकारी मिल गई। वह 6 महीने पहले ही इस उद्योग में आया था और उसे केवल योजनाओं को लागू करने का काम सौंपा गया था। क्या वह ठीक रहेगा? तेई कियान का चेहरा भावहीन था। वह वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे नजरअंदाज किया गया है। उसकी स्थिति पर ध्यान मत दो, उसने जो किया है उस पर ध्यान दो। उसके शुरुआती मुख्य डिजाइनर ने उसका पूरा इस्तेमाल किया था। गेम का अधिकांश डेटा उसी के हाथों से होकर गुजरा था और क्लाउड एडिटर में लागू किया गया था। उसने गेम के लगभग 80% डेटा से भी तैयार किए थे। ये तो सिर्फ योजनाओं को लागू करना कैसे हुआ? वह तो स्पष्ट रूप से मुख्य डिजाइनर का कार्यकारी सहायक है। वह क्लाउड एडिटर में मुख्य डिजाइनर के ड्राफ्ट पर काम करता है और अक्सर ओवरटाइम करता है। वह हर दिन 10 घंटे से अधिक काम करता है। सोचो तो सही, जहां ज्यादातर लोग 8 घंटे काम करते हैं, वहीं वह 16 घंटे तक ओवरटाइम कर सकता है। उसका आधा साल का अनुभव किसी भी सामान्य व्यक्ति के 1 साल के अनुभव के बराबर है। लेकिन सबसे कीमती बात तो खेलों के प्रति उसका जुनून ही है। यही जुनून उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही उसकी सुधार की प्रेरणा और रचनात्मकता का स्रोत है। आप मेरे विचारों पर भरोसा कर सकते हैं। वह मेरे विचारों को हकीकत में बदलने में पूरी तरह सफल होगा। मा यांग को ज्ञान प्राप्त हुआ। ओह, वह सचमुच प्रतिभाशाली है। तो क्या हमें उसे मुख्य डिजाइनर के मानकों के अनुसार वेतन देना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्या 4,000 का मासिक वेतन उसके लिए बहुत कम नहीं है?
तेई कियान अपनी भावनाओं को मुश्किल से रोक पाए। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है। एक बार जब वह अपने प्रदर्शन से खुद को साबित कर देगा, तो हम उसका वेतन समायोजित कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वह अधिक वेतन देना नहीं चाहता था, सिस्टम इसकी अनुमति नहीं देता था। मा यांग ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। आप बॉस हैं, इसलिए आपको हमारे खर्चों पर नजर रखनी होगी और कंपनी के लिए पैसे बचाने होंगे। लगभग हंसते हंसते तेई कियान ने जल्दी से आगे कहा, इसके अलावा इन सभी लोगों के पास विशेष कौशल हैं। ये सभी ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें उनकी संबंधित कंपनियों ने नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल ऐसे कई और प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने अभी तक गेमिंग उद्योग में कदम नहीं रखा है। उदाहरण के लिए बाओजू को ही देख लीजिए, वह तो गेमिंग का असली बादशाह है। फैंटेसी वर्ल्ड को देखिए, बाकी सब सभी क्लास के मास्टर हैं, लेकिन वह नहीं। वह सभी जातियों के सभी वर्गों का उस्ताद है। उसके पास तो 6 पूरी तरह से विकसित खाते भी हैं। गेम में मौजूद गेम प्ले सिस्टम की बात हो, वो उसमें माहिर है। यहाँ तक कि पहली बार किसी को मार गिराने के लिए टीम बनाना भी उसके लिए बच्चों का खेल है। इतना ही नहीं, वो कई तरह के कामों में कुशल है। वो तो क्रेजी कार ट्रेसिंग जैसे गेम में भी टॉप लेवल का एक्सपर्ट है। इसीलिए मैं बाओजू को गेम टेस्टर के तौर पर नियुक्त कर रहा हूँ, ताकि वो हमारे गेम के साथ साथ दूसरे गेम भी टेस्ट कर सके। तब तक हम चाहे जिस तरह का गेम बनाना चाहें, वो हमें सुझाव दे सकेगा और सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकेगा। साथ ही हमारे प्रतिस्पर्धियों का उसका विश्लेषण भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि हम उसकी प्रबंधन क्षमताओं को भी उजागर कर सकते हैं। सोचिए, 40 लोगों की टीम को पहली बार किसी को मार गिराने के लिए नेतृत्व करना वाकई आसान काम नहीं है। अगर वो 40 लोगों को संभाल सकता है, तो वो हमारे 30 कर्मचारियों को तो आसानी से संभाल लेगा। उसे हमारे प्रोजेक्ट की प्रगति की जिम्मेदारी देना यकीनन सबसे अच्छा फैसला है। उद्धरण चिन्ह अध्याय 39 नोवेलाई स्टूडियो हमारे 10,000 से अधिक निःशुल्क उपन्यासों को देखें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज संपादक एटलस स्टूडियोज मा यांग 6 पूरी तरह से भरे हुए खातों के बारे में सुनकर पहले से ही बहुत प्रभावित था। उसने पहले भी फैंटेसी वर्ल्ड खेला था, लेकिन तब भी वह एक नौसिखिया ही था। बाओजू वाकई एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, एक बेहतरीन गेमर। हालांकि उसने एक बार फिर वेतन पर नजर डाली। हम इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को महीने में सिर्फ 3,000 ही दे रहे हैं। उसे तो मुझसे भी कम वेतन मिल रहा है। क्या ये बहुत कम नहीं है? अगर उसे कोई और कंपनी अपने यहाँ काम पर रख ले तो क्या होगा? मा यांग चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। तेई कियान हंसा, नहीं, मैंने उसे अपने आकर्षण से पूरी तरह मना लिया है। वह सोच रहा था कि अगली बार जब पूरे स्टाफ के लिए वेतन वृद्धि होगी तो वह एक और बड़ी रकम कैसे खर्च कर पाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। भले ही कर्मचारियों का वेतन 3-5,000 प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जब सभी को जोड़ा जाए तो यह एक बड़ी मासिक राशि थी। यही कारण था कि कई कंपनियां इतनी कंजूस थीं कि वेतन में कुछ 100 युआन के अंतर पर भी मोलभाव करना पड़ता था और वेतन वृद्धि केवल 1-200 युआन ही होती थी। तेई कियान की बात सुनकर मा यांग को अचानक उस पर भरोसा हो गया। उसने न केवल कंपनी खोलने और कर्मचारियों को भर्ती करने जैसे कठिन काम को बखूबी अंजाम दिया था, बल्कि उसने इसे पूरी कुशलता से किया था। तेई कियान ने कई प्रतिभाओं को खोज निकाला था और उन्हें उचित वेतन पर नौकरी भी दे दी थी। ये तो मानो परीक्षा में पूरे 100 अंक लाने जैसा था। तो फिर काम कब शुरू करें? मा यांग अब और इंतजार नहीं कर सकता था। तेई कियान ने तारीख देखी। सबसे अच्छी तारीख सोचने में समय क्यों बर्बाद करें? कल ही ठीक रहेगा। नौकरी मिलने के बाद से पिछले कुछ दिनों से हुआन सिबो को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में जी रहा हो। जिस दिन तेई कियान ने उसे बताया कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे डर था कि कहीं वह किसी धोखेबाज कंपनी में न चला गया हो। हालांकि जब उसने लॉबी में अपने सीनियर से हुई मुलाकात के बारे में सोचा, तो हुआन सिबो समझ गया कि वापस लौटने पर और लियू उसे जरूर परेशान करेगा। इसीलिए उसने दृढ़ता से अपना इस्तीफा दे दिया। उसके इस्तीफे का ज्यादा विरोध नहीं हुआ। आखिर हुआन सिबो तो निचले पद पर था और छोटे मोटे काम करता था। उसके जैसे व्यक्ति को हर साल आने वाले नए ग्रेजुएट आसानी से बदल सकते थे और ओल्ड लियू को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे परेशान करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। असल में ओल्ड लियू ने हुआन सिबो से यह पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि इस्तीफा देने के बाद वह कहाँ जा रहा है। हालांकि ओल्ड लियू को पता था कि हुआन सिबो तेंगदा में इंटरव्यू देने गया है,
फिर भी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे नौकरी मिल जाएगी। आखिर अगर वह खुद इंटरव्यू पास नहीं कर पाता तो हुआन सिबो जैसे निकम्मे को नौकरी मिलने का क्या मौका होता। ये ख्याल ओल्ड लियू के मन में कभी आया ही नहीं था। इस्तीफा मंजूर होते ही हुआन सिबो ने तेंगदा में नौकरी कर ली। हालांकि काम के पहले ही दिन से उसके मन में सवाल उठने लगे। सुबह 9 बजे ऑफिस आने से लेकर शाम 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होने तक उसने पूरे दिन क्या किया? कुछ नहीं। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद तेई कियान ने हुआन सिबो को कुछ छोटे मोटे काम सौंपे। गेम खेलना। वह किस तरह के गेम खेल सकता था? कोई पाबंदी नहीं, जैसे चाहे वैसे खेल सकता था, कोई पाबंदी नहीं। हुआन सिबो ने ऐसी कंपनी पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी पिछली कंपनी में गेम खेलना सख्त मना था। ऑफिस के समय में गेम खेलना मना था। वजह सीधी सी थी, गेमिंग कंपनी गेम खेलने की जगह नहीं बल्कि गेम बनाने की जगह होती है। ये तो सर्वविदित था कि गेम खेलने से उत्पादकता में गिरावट आती है। यही कारण था कि कई गेम कंपनियां अपने कर्मचारियों को गेम खेलने से मना करती थी। वास्तव में कुछ कंपनियां तो यहाँ तक कि उन्हें अपनी ही कंपनी के गेम खेलने से भी रोक देती थी। लेकिन क्या ये हास्यास्पद नहीं था? अगर वे अपना ही गेम नहीं खेलेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्या बदलाव करने की जरूरत है? हालांकि ऐसी घटनाएं जो देखने में किसी काल्पनिक कहानी जैसी लगती थी, वास्तव में हर जगह आम थीं। यही कारण था कि जब हुआन सिबो ने तेंगा में काम शुरू किया तो वह शुरू में थोड़ा डरा हुआ था। आखिर क्या किसी ने ऐसी गेमिंग कंपनी देखी है जहां कर्मचारी शाम 5 बजे काम खत्म कर देते हों? उसके बगल में बाओजू नाम का एक साथी बैठा था। हालांकि हुआन सिबो बाओजू की सही उम्र नहीं बता सकता था, लेकिन उसके कम होते बालों को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह वरिष्ठ है। लेकिन जाहिर है, भले ही वह बाओजू के बगल वाली डेस्क पर बैठा था, लेकिन उनके बीच की वास्तविक दूरी लगभग 3-4 मीटर थी। कोई चारा नहीं था, कंपनी इतनी बड़ी थी। बाओजू के काम के प्रति अटूट उत्साह को देखकर हुआन सिबो का शुरुआती डर शर्म में बदल गया। वह वाकई एक जिम्मेदार कर्मचारी था। बॉस ने उसे गेम खेलने का काम दिया था और वह पूरी लगन से उसमें लगा हुआ था। इससे पहले हुआन सिबो ने गलती से बाओजू के फैंटेसी वर्ल्ड अकाउंट पर एक नजर डाली थी। उस अकाउंट में अधिकतम लेवल वाले कैरेक्टर भरे हुए थे और हर एक कैरेक्टर के पास गेम के सभी जरूरी उपकरण थे। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बाओजू का एकमात्र अकाउंट था। तुरंत ही हुआन सिबो को हीन भावना का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह काम के प्रति सही रवैया नहीं दिखा रहा है। उसके बॉस ने उसे गेम खेलने का काम दिया था, फिर भी वह अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं लगा पा रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? उसके बगल में बैठे सीनियर ने तो उसे एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर दिया था कि उसे कैसा होना चाहिए। इसलिए उसे पूरी लगन से गेम खेलना शुरू करना पड़ा। इसके अलावा उस उच्च स्तरीय कंप्यूटर में 2 मॉनिटर, मैकेनिकल कीबोर्ड और गेमिंग माउस थे। इस तरह गेमिंग का अनुभव वाकई जबरदस्त था। कोई भी गेम हो, वह ग्राफिक्स की क्वालिटी को अधिकतम तक बढ़ा सकता था। उस एहसास को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता था, शानदार। शाम के 5 बजते बीतते हुआन सिबो को पता ही नहीं चला कि छुट्टी का समय हो गया है, क्योंकि बाहर आसमान में अभी भी तेज धूप थी। तेई कियान के सबको जोर से घर जाने के लिए कहने के बाद ही वे घर पहुंच पाए। पहले हुआन सिबो को हमेशा आधी रात तक ओवरटाइम करना पड़ता था। अब जब वह शाम 5 बजे छुट्टी ले रहा था तो उसे अपने शरीर पर सूरज की तेज रोशनी की आदत नहीं पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी रह गई हो। बाद में उसे पता चला कि पूरी कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसे शाम 5 बजे के बाद ऑफिस में रुकने का विशेष अधिकार प्राप्त था। वह कोई और नहीं बल्कि बाओजू था। इसी वजह से हुआन सिबो के मन में बाओजू के लिए और भी अधिक श्रद्धा का भाव जागा और उसने उसके जैसा बनने का निश्चय कर लिया। सच में केवल एक असाधारण कर्मचारी ही बॉस तेई की प्रशंसा और ओवरटाइम की सुविधा प्राप्त कर सकता है। हुआन सिबो ने बाओजू से सीखने का पक्का इरादा कर लिया ताकि वह भी बॉस तेई की प्रशंसा प्राप्त कर सके। पहले 2 दिन जब वह आया था, हुआन सिबो थोड़ा खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। हालांकि जल्द ही उसे आगे बढ़ने और संघर्ष करने की प्रेरणा मिल गई। उन 2 दिनों में ही वह वहां के जीवन में ढल गया और अपने भविष्य को आशा से भर लिया। किसी कारणवश उसे हमेशा लगता था कि वह अतीत में जीवन में एक हारा हुआ व्यक्ति था और उसमें आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं थी। हालांकि खिड़की के गलियारे में लगे पौधों और बाहर के नजारे को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो वे अगले 500 वर्षों तक लड़ते रह सकते हैं। सभी लोग कृपया अपना काम रोक दें, मुझे कुछ घोषणा करनी है। तेई कियान कार्यक्षेत्र में आए और उत्साह से घोषणा की।
सभी ने एक साथ उनकी ओर देखा। गला साफ करते हुए उन्होंने आगे कहा, कुछ तैयारियों के बाद मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग पहले से ही काम में जुट गए होंगे। ये बहुत अच्छा है। अगले चरण में हम आधिकारिक तौर पर विकास चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो बेहद गहन होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी मिलकर एक शानदार गेम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। कल से हम आधिकारिक तौर पर काम शुरू करेंगे। तेई कियान के वाक्य समाप्त होते ही शिन हेलू ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। एक पल के लिए अचंभित होकर बाकी सबने भी तालियां बजाईं। हुआंग सिबो सबसे ज्यादा जोश से तालियां बजा रहा था। उसने कितने लंबे समय से इंतजार किया था। आखिरकार वो पल आ ही गया। वे विकास के सबसे कठिन चरण में पहुंचने वाले थे। आओ 9961, मुझे हराओ। हुआंग सिबो 996 के प्रति बेहद नकारात्मक था, खासकर अपनी पिछली कंपनी में। उसे लगता था कि यह कर्मचारियों पर बेरहमी से अत्याचार है और एक बेहद घिनौनी चीज है। लेकिन इस जगह पर इतने बेहतरीन कार्य वातावरण, शानदार वेतन और एक ऐसे बॉस के साथ जो उसकी प्रतिभा को पहचानता है और मेहनती सहकर्मियों के साथ, उसे अचानक लगा कि 996 बिल्कुल स्वीकार्य है। 996, आओ मुकाबला करो, मैं सह सकता हूँ। एक गंभीर भाव के साथ तेई कियान ने हवा में मुट्ठी उठाए और तुरंत ही तालियां थम गईं। सभी लोग उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे, उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, कल से काम शुरू होने की खुशी में आज के लिए बस इतना ही। सब लोग जा सकते हैं। तेई कियान सबसे आगे निकल गया। उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि वह ऐसे मुड़ा जैसे कुछ भूल गया हो। आज शुक्रवार है और हम जल्दी छुट्टी ले रहे हैं। अगले 2 दिन वीकेंड हैं। सोमवार को सिंगल्स डे है, उसके लिए भी छुट्टी चाहिए। इस 3 दिन की छुट्टी में जो चाहो करो। जिनके पास पार्टनर है उनके साथ समय बिताओ। जिनके पास नहीं है वे पार्टनर ढूंढ लो। बस जो मन करे करो। तुम में से किसी को भी काम पर आते हुए मत देखना। जो भी ओवरटाइम करने की हिम्मत करेगा उसकी सैलरी काट ली जाएगी। छुट्टी लो, जाओ छुट्टी लो। हुआंग सिबो, उसने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 3 बज रहे थे। अध्याय 40। नई परियोजना अनुवादक, एटलस स्टूडियो संपादक। एटलस स्टूडियो अपने किराए के अपार्टमेंट में लौटकर तेई कियान ने घर के कपड़े बदले और सोफे पर लेटकर दोपहर की धूप का आनंद लिया। उसे असीम खुशी महसूस हो रही थी। जब वह काम करता था तब वह जब चाहे छुट्टी मनाने का अनुभव करना चाहता था। आखिरकार उसने ये कर दिखाया। ये दुख की बात थी कि वह इसे लगातार अनुभव नहीं कर सकता था, वरना सिस्टम इसे उल्लंघन मान लेता। उसने फ्रिज से ठंडी कोला का कैन निकाला और 2 घूंट पीने के बाद भविष्य की योजनाओं पर विचार करने लगा। इस अवधि में पैसे खर्च करने की उसकी योजना काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। चाहे वो ऑफिस स्पेस का किराया हो, कर्मचारियों की भर्ती हो या ऑफिस के उपकरण खरीदना हो, पूरी प्रक्रिया में उसने सिस्टम फंड से काफी रकम खर्च कर दी थी। इतना ही नहीं, ये निश्चित मासिक खर्चे थे जिन पर वह लगातार पैसा खर्च कर सकता था। इससे तेई कियान बेहद आत्मविश्वास से भर गया था। जल्दी पैसा खर्च करने के लिहाज से उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हालांकि कंपनी को सामान्य रूप से काम करना था और सिस्टम के अनुसार उन्हें अत्यधिक लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। अब जब उनके पास अधिक कर्मचारी थे तो तेई कियान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें कंपनी को एक ऐसी दिशा में ले जाना था जिससे वे कर्मचारियों को पता चले बिना ही वैध रूप से नुकसान उठा सकें। अब यह मुश्किल होने वाला है, तेई कियान ने सोचा। मुख्य बात सही गेम शैली का चुनाव करना था। वह अब मोबाइल गेम को हाथ नहीं लगाने वाले थे, यह एक बड़ा घोटाला था। घोस्ट जनरल से सबक लेने के बाद तेई कियान समझ गए थे कि स्मार्टफोन के शुरुआती विकास के कारण मोबाइल गेम वास्तव में चलन में थे। भले ही वह एक घटिया गेम बना लें, लेकिन संभावना थी कि वह सिर्फ चलन के कारण ही सफल हो जाए। अगर ऐसा था तो क्लाइंट साइड गेम ही सही रास्ता था। क्लाइंट साइड गेम का मौजूदा बाजार गिरावट के दौर में माना जा सकता है। बाजार में सबसे बड़ा MMORPG, फैंटेसी वर्ल्ड, उनके पिछले दौर के वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसा ही था। अगर उसे मरना ही था तो फैंटेसी वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना एक अच्छा विकल्प था। हालांकि तेई कियान को एहसास हुआ कि इसमें भी जोखिम है। अगर वह ईस्टवर्ड लीजेंड एक जैसा कुछ बना देता तो क्या यह अजीब नहीं होता। और MMORPGs की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनके खेलने का तरीका बहुत हद तक एक जैसा होता था। अगर फैंटेसी वर्ल्ड जैसा कोई परफेक्ट गेम भी होता तो भी अगर वे 90% मिलता जुलता दूसरा MMORPG बनाते तो भी लोग उसे ही खेलते। यह अब कोई स्थिर योजना नहीं लग रही थी।
वह 90% समानता वाले और कौन से गेम बना सकता था जो फिर भी असफल हो जाते। क्या उसे गॉड्स राइजिंग की नकल करने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने लीग ऑफ लेजेंड्स जैसा दूसरा गेम बना दिया तो उसका पतन निश्चित था। सच तो यह है कि टे कियान को ये पक्का नहीं था कि किस तरह के गेम बनाने से उसे नुकसान होगा। वह केवल अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर ही निर्णय ले सकता था। वह बस यही कोशिश करेगा कि वह उन गेमों पर हाथ न डाले जो उसके पिछले जीवन में सफल रहे थे। बहुत सोचने विचारने के बाद टे कियान ने एक उपयुक्त शैली के बारे में सोचा। बाजार में उस शैली का एक गेम बेहद सफल था। चाहे उसके कर्मचारी उसे बनाने के लिए कितनी भी मेहनत करें, टे कियान को यकीन था कि उनका गेम उस गेम के स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि उसके पिछले जीवन में भी उस शैली का एक सफल गेम था, लेकिन उसकी सफलता का मुख्य कारण उस समय का वातावरण था। लेकिन इस समानांतर दुनिया में उस वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव था। टे कियान को लगा कि यह एक अच्छा विकल्प है। कुछ और बदलावों के साथ, जो निश्चित रूप से असफल होने वाले थे, इस बार तो उसे निश्चित रूप से नुकसान ही होगा। टे कियान जितना इसके बारे में सोचता, उतना ही यह सही लगता। उसने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया था। अब उसके सामने बस एक ही समस्या बची थी, अपने कर्मचारियों नासमझों को थोड़ा धोखा देना। लेकिन बेशक अगर वह उन्हें धोखा नहीं भी देता तो भी कोई बात नहीं। बॉस होने के नाते कर्मचारियों को टे कियान के आदेशों का पालन करना ही था। सत्ता अभी भी उसी के हाथ में थी। हालांकि टे कियान एक समझदार व्यक्ति था। कर्मचारियों को उनकी पसंद का गेम बनाने के लिए मजबूर करने में दो जोखिम थे। पहला, अधिकांश लोग शायद ठीक से प्रतिबद्ध न हों और इस तरह गेम का निर्माण ही न हो पाए। अगर वे जांच प्रक्रिया में पास होने लायक गेम बनाने में असफल रहे तो ये हद से ज्यादा लापरवाही के बराबर होगा और इसे उल्लंघन माना जाएगा। दूसरा, कर्मचारियों को शक हो सकता है कि टे कियान जानबूझकर प्रोजेक्ट को बिगाड़ रहा है और यह भी एक उल्लंघन होगा। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से टे कियान ने सभी को आश्वस्त करना बेहतर समझा ताकि वे कार्य पूरा कर लें। इसके अलावा उसे केवल योजना प्रक्रिया के कुछ मुख्य भागों में थोड़ा बदलाव करना था ताकि पूरी प्रक्रिया गलत दिशा में चली जाए। मंगलवार, टेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड मीटिंग रूम। हुआंग सिबो और बाकी लोग बैठे हुए थे और उम्मीद भरी निगाहों से टे कियान को देख रहे थे। 12 नवंबर का दिन था और पिछला दिन सिंगल्स डे था, जहां टे कियान के आदेश के कारण सभी को जबरन छुट्टी मिली थी। हुआंग सिबो को 3 दिन की छुट्टी पाकर स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि छुट्टी के बाद उसका एक विचार और भी पक्का हो गया। बॉस पे एक अच्छे बॉस हैं और मैं उनके लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। यही हाल बाकी सभी का भी था। ऐसा शानदार बॉस तो लगभग दुर्लभ ही था। सिंगल्स डे पर सबको छुट्टी देना ताकि जिनके पार्टनर हैं वे उनके साथ समय बिता सके और जिनके पार्टनर नहीं है वे अपना पार्टनर ढूंढ लें। ये कैसी सोच है? ऐसा बॉस और कहाँ मिलेगा जो अपने कर्मचारियों के कल्याण का इतना ध्यान रखे। इसलिए 3 दिन की छुट्टी के बाद सभी पूरी तरह से तरोताजा और प्रेरित थे। यहाँ तक कि बावजूद भी ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गंजे सिर से आशावाद और सकारात्मकता झलक रही हो। टे कियान ने धीरे से खांसा और वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। हमारा अगला प्रोजेक्ट एक FPS फुल स्पीड प्लेयर होगा। ये सुनते ही सब चौंक गए। हुआंग सिबो तो और भी ज्यादा हैरान थे। उन्हें पता था कि टे कियान का पिछला सफल प्रोजेक्ट मोबाइल कार्ड गेम घोस्ट जनरल था। सैद्धांतिक रूप से नया प्रोजेक्ट एक बड़े पैमाने पर बना नया मोबाइल कार्ड गेम होना चाहिए था, या कम से कम एक और मोबाइल गेम। गेम की शैली में अचानक इतना बड़ा बदलाव खासकर FPS में काफी चौंकाने वाला था और ज्यादातर कंपनियां ऐसा करना नहीं चाहती। आखिर एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, ये बहुत बड़ा जोखिम था। इसके अलावा बाजार में चल रहे रुझान से संकेत मिलता था कि मोबाइल गेम्स का विकास जारी रहेगा, तो क्या इसे छोड़ देना व्यर्थ नहीं होगा। जैसे कि टे कियान को पहले से ही पता था कि हुआंग सिबो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने आगे कहा, हम मोबाइल गेम प्रोजेक्ट पर काम नहीं करने वाले हैं। टेंगा का लक्ष्य गेमिंग उद्योग में अग्रणी बनना है। हमें किसी मामूली मोबाइल गेम प्रोजेक्ट के चक्कर में अंधा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कमाकर आराम करना, यह न तो टेंगा की भावना है और न ही मेरी। टेंगा में हम या तो बड़ा काम करते हैं या फिर हार मान लेते हैं। टे कियान ने जब ये शब्द कहे तो उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मानो वे कोई ऐसे बड़े व्यवसाय हों जो अपने पूरे साम्राज्य की देखरेख कर रहे हों और सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। अचानक ज्ञान प्राप्त करते हुए हुआंग सिबो ने गुस्से में सिर हिलाया। तो यही वजह थी। वे दोनों बिल्कुल अलग सोच रखते थे।
हुआंग सिबो तो बस एक सुरक्षित नौकरी करने और कंपनी को चलाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन बॉस पेई की महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल अलग थीं। या तो बड़ा करो या घर जाओ, ये शब्द सुनकर हुआंग सिबो का खून खौल उठा। यही उनके सोचने के तरीके में फर्क था। उनकी पिछली कंपनी में वे गेमर से और ज्यादा पैसे निकालने के बारे में सोचते रहते थे, ये तो सरासर बेशर्मी थी। लेकिन तेंगा की तुलना में यही कंपनियों में फर्क था। तेई कियान ने सबकी प्रतिक्रियाएं देखी और बेहद संतुष्ट हुए। अब मैं इस प्रोजेक्ट की अपनी मांगों पर आगे बढ़ता हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए हुआंग सिबो और बाओजू जिम्मेदारी संभालेंगे। बाओजू कॉन्सेप्ट डिजाइन तैयार करने के प्रभारी हैं और हुआंग सिबो इसे लागू करने के मुख्य योजनाकार हैं। बाओजू और हुआंग सिबो दोनों ऐसे चौंक गए जैसे उन्होंने गलत सुना हो। अरे बाप रे, इतना महत्वपूर्ण काम! कॉन्सेप्ट डिजाइन को गेम की आत्मा माना जा सकता है। मुख्य योजना को लागू करने के लिए एक व्यक्ति प्रगति के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गेम सुचारू रूप से निर्मित हो। असल में तेई कियान ने डिजाइन टीम के 2 सबसे महत्वपूर्ण पदों को यूं ही सौंप दिया था। बाओजू के लिए तो हालात इतने बुरे नहीं थे। आखिर उन्हें गेमिंग कंपनी की संरचना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन हुआंग सिबो पूरी तरह से हैरान रह गए। योजना को अंजाम देना, क्या वो एक ही झटके में मुख्य योजनाकार बनने वाले थे? ये तो उनके करियर में 6 साल की तरक्की के बराबर था।